चलिए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो एक फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड प्रथम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पांचों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रकाश वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आप प्रकाश जो टॉपिक है इसको अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों का क्वेश्चन का आंसर आप कर पाइएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इन 5 क्वेश्चन को अगर कोई हम लोग से पूछता है तो इसका आंसर किस तरह से देंगे या किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश क्या है। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रकाश क्या है। तो आप सोचिए तो प्रकाश आखिर है क्या। तो आपको याद होगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इस ऊर्जा से क्या हम लोग को होता है, तो इस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश क्या है बताइए, तो हम लोग को उसका आंसर बताना पड़ेगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अर्थात अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे ना। आप इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन इसमें और कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। तो उसके लिए उनको बताना पड़ेगा कि जब एक सिंपल से एग्जांपल देकर उनको समझाना पड़ेगा कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब पर जब इलेक्ट्रिक एनर्जी तार से होते हुए बल्ब पर पहुंचती है तो वो जो बल्ब है वो बल्ब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, मतलब लाइट एनर्जी में बदलता है और वही लाइट एनर्जी हम लोग तक आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो प्रकाश ऊर्जा के रूप से या तो लाइट एनर्जी के रूप में हम लोग तक आ रहा है। इसलिए प्रकाश भी जो है वो एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्या कि आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि प्रकाश जब प्रकाश रहती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा कि क्या कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। तो जब अंधेरा कमरा पर रहिएगा तो आपको मालूम होगा कि आप किसी भी चीज को नहीं देख पाइएगा। अब वहां पर एक मोमबत्ती जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, किसी भी तरह का वहां पर टॉर्च जला लीजिए या किसी भी तरह से आप लाइट वहां पर कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, उत्पन्न कीजिए। तो देखिएगा जैसे प्रकाश आएगा ना ये रूम में, तो रूम का सभी चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। इससे क्या पता चल रहा है कि जब लाइट आएगा तभी आपको दिखाई देगा ये सभी वस्तुएं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि प्रकाश जब रहेगा उसी समय हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश ऐसा एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। तो अब ये दोनों बात समझ में आ गया होगा कि प्रकाश ऊर्जा के रूप है, कैसे है, किसी को समझाना रहेगा तो कैसे समझाना है, ये आप मेरे अंदर से बता पाइएगा। दूसरा चीज क्या चीज कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। कैसे सहायता करती है ये भी चीज अब मेरे अंदर से आप किसी को समझा पाइएगा ना। अब देखते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के लिए एग्जाम में मैट्रिक में पूछता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि निर्वात क्या चीज होती है ना। तो निर्वात जैसे मान लीजिए एक रूम है, इस रूम पर अभी भले ये रूम आपको यहाँ पर खाली आपको दिख रहा है जैसा हम लोग, और ये कैमरा के बीच में क्या कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। आप अगर हाथ को इस तरह से कीजिए, मूव कीजिए, तो आपको फील होगा कि हवा जो है वहां पर हम लोग का इसमें स्क्रीन पर टच कर रही है, ऐसा फील होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कैमरा है और मेरा इसके बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है वो खाली नहीं है, ये हवा से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि ये हवा नहीं रहता तो यही वाला जो जगह है वो हो जाता है निर्वात, है ना। निर्वात आपको कहाँ मिलेगा, तो जनरली आपको क्या कहते हैं, निर्वात वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हुए बनाना पड़ता है, या तो आपको वायुमंडल से, जो हम लोग का पृथ्वी का वायुमंडल है उससे लगभग 150 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा ना तो उसमें है क्या कि वायु की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और लगभग 150 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ऊपर में किसी भी तरह का धूल कण या तो वायु के कण या वायु है ही नहीं, तो वो जगह को कहते हैं हम लोग निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए हम अंक में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना जीरो है ना। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार देख लीजिए, 4 4 8, इकाई हजार, इकाई हजार लाख करोड़ है ना, मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो प्रकाश की चाल क्या है निर्वात में, तो निर्वात मतलब तो समझ गए एक ऐसा जगह जहां पर किसी भी तरह का चीज नहीं है, वो पूरी तरह खाली हो, उसकी कहते हैं हम लोग निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वो कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और उसको अगर हम लोग इस तरह से कर दें, सिंपल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई हजार लाख करोड़, 30 करोड़ है ना, एक बार फिर से, इकाई हजार लाख करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। कहने की मीनिंग अगर इसको हम किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसको जैसे हम यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे तो ये लिखाएगा किलोमीटर, कटेगा तो कितना है, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इकाई हजार लाख। देखिए देखिए, अब यहाँ पर जो है वो 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या दिखा रहा है कि 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब हम लोग का जो घड़ी जो है ना, वो एक बार इस तरह टक करता है ना, तो उस समय तक वो 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। अब 3 लाख किलोमीटर कितना होगा अंदाजा लगाइए। तो इंडिया का सबसे ऊपर वाला भाग करीबन कश्मीर वाला, और सबसे नीचे वाला करीबन कन्याकुमारी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30,000 किलोमीटर है, 30,000। और इसमें हजार में से कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो इकाई हजार। देखिए, अगर इसको हम जो है वो हजार में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हो जाएगा 300,000। अब इंडिया का सबसे ऊपर मीन कश्मीर साइड और सबसे नीचे मीन कन्याकुमारी साइड, उससे भी कई गुना आगे चल जाएगा प्रकाश। कब, तो जब घड़ी एक बार टिक करता है ना उस समय। तो सोचिए कितना प्रकाश की चाल होती है। तो उम्मीद करते होंगे कि अंदाजा लग गया होगा कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है। इसीलिए ना जो सूरज के प्रकाश जो निकलती है तो पृथ्वी में पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 6 सेकेंड का समय लेती है ना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो अब इसमें तो एक चीज समझना है कि दृश्य प्रकाश क्या है और तरंगदैर्घ्य क्या चीज होती है। तो दृश्य प्रकाश है क्या, उसको समझिए। देखिए, सन या कोई भी चीज से जो लाइट निकलती है ना, उसका कुछ ही भाग को हम लोग देख पाते हैं, और जो भाग को हम लोग देख पाते हैं उसको कहते हैं हम लोग दृश्य प्रकाश। मतलब उससे जितना भी प्रकाश निकलता है उस सभी प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे कि होगा एक्सरे, गामा रे, ठीक है, उसी तरह से इंफ्रारेड रे, मतलब ये सब जो लाइट है ना उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये जो प्रकाश हम लोग देख पाते हैं ना उसी को कहते हैं हम लोग दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य मीनिंग क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य का मीनिंग बताते हैं। जैसे तरंग को इस तरह से जा रहा है तो इसका बीच का डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य, या तो ये गड्ढा वाला के बीच का डिस्टेंस, ये दो शीर्षों के बीच का या तो दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य। और ये जो है ना, और ये जो तरंगदैर्घ्य है वो होनी चाहिए हम लोग का 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होनी चाहिए, 800 नैनोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका लंबाई जो मापेंगे वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का अगर प्रकाश रहेगा तो उस प्रकाश को हमारी आंख देख पाएगा, और उससे कम वाला भी प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाएंगे, और उससे ज्यादा वाला तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को भी हम लोग नहीं देख पाएंगे।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि अगर आप कभी एक्सरे करवाए होंगे या किसी का एक्सरे करवाने गए होंगे तो देखिएगा कि एक मशीन रहता है इस तरह से लगा हुआ और यहाँ पर पेशेंट को खड़ा करता है। अब यहाँ से जब एक्सरे छोड़ता है, रे किरण जब यहाँ से छोड़ता है ना, तब वो किरण उस व्यक्ति से पार होते हुए जाकर के उनका जो मजबूत हिस्सा है, पहले हड्डी जो है, उस सबका प्रतिबिंब को उस फिल्म पे उतारता है। उस फिल्म जो फिल्म रहता है उस फिल्म पर वो उतारता है। ठीक है, तो आप ध्यान दिए क्या कि जब यहाँ से प्रकाश निकला, जो रे निकला, वो आपको बीच में दिखाई देता है कि प्रकाश यहाँ से निकल के आदमी में टकराएगा? तो नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या है? इनविजिबल लाइट है, कहने के लिए अदृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश अगर रहता तो हम लोग को दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि दृश्य प्रकाश है क्या और उसका तरंग दैर्घ्य क्या है वो आपको याद हो गया होगा। तो दृश्य प्रकाश क्या है? तो वैसे प्रकाश जिसको हम लोग देख पाते हैं उसी कहते हैं हम लोग दृश्य प्रकाश। और उसका तरंग दैर्घ्य मतलब ये वाला जो है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या कि दीप्त वस्तु की एक उदाहरण दे। तो उदाहरण देने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है। तो दीप्त वस्तु उन सभी वस्तु को कहा जाता है जो कि प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। तो कौन कौन ऐसा वस्तु है जो कि प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है? तो आप सोचिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे टॉर्च से भी प्रकाश खुद ही निकलता है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब से एनर्जी खुद ही मतलब उसी का रहता है एनर्जी। लाइट जो है वो खुद इलेक्ट्रिक बल्ब ही प्रोड्यूस करता है। टॉर्च जो हुआ वो खुद ही अपने ही से ही करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है। उसी तरह से हो गया हम लोग का सूरज हो गया, या तो तारे हो गए, या तो जुगनू हो गया। जुगनू जो रात में उड़ता है ना, वो ये सभी क्या हुए? हम लोग का दीप्त वस्तु हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि दीप्त वस्तु की एक उदाहरण दे। ठीक है, तो उसमें से आप इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, या तो टॉर्च हो गया, या तो मोमबत्ती हो गया, या दिया हो गया, या तो जुगनू हो गया, या सूर्य हो गया, या तो तारे हो गया, ये सब में से किसी को भी एक ठो लिख देना है। एक चीज बता दें, जैसे आपको क्या लगता है कि चंद्रमा दीप्त वस्तु होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है वो दीप्त वस्तु नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का आपको अभी चंद्रमा द्वारा आपको मालूम होगा कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये जो चंद्रमा जो है वो इस सूरज का प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। कहने के आप मान लीजिए वहां बैठे हुए हैं, यहाँ से सूरज का जो प्रकाश है वो यहाँ पे आता है और यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित होता है, यहाँ टकरा करके आपके साइड जाएगा। तब आपको लगता है कि वहां से प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश यहाँ से जा रही है, लेकिन क्या चीज कर रही है? ये अपना प्रकाश नहीं है, वो केवल परावर्तित कर दे रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो अपना वहां से खुद बना रहा है, भले एनर्जी ले रहा है। जैसे कि सूरज में भी किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है, वो सबको तो छोड़िए, है ना। वो प्रकाश तो खुद ही ना उसी से ना निकल रहा है, कोई किसी का प्रकाश रिफ्लेक्ट तो नहीं निकल रहा है। इसके चलते जो है वो हम लोग कहेंगे कि सूर्य भी एक दीप्त वस्तु है, उसी तरह से टॉर्च भी एक दीप्त वस्तु है, उसी तरह से बल्ब भी एक दीप्त वस्तु है। तो उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आता है विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश से जब प्रकृति आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि कहा जाता है कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबक तरंग का मीनिंग क्या है? तो चलिए इसको समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हवा यहाँ पर ना हो तो मेरा जो आवाज है ना, वो आवाज मेरा मुंह से निकल करके आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा, है ना। अगर हवा ना रहे तो मेरा मुंह से जो आवाज है वो निकल करके आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा, या इस रूम में जो भी है उनके पास मेरा आवाज नहीं पहुंचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मुंह से जो तरंग निकल रहा है, जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, जो ध्वनि निकल रहा है वो एक जगह से जब दूसरे जगह जाती है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर अगर हवा को हम लोग हटा दे तो यहाँ से जो आवाज है वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको माध्यम नहीं मिलेगा। ठीक है। अब कुछ तरंग ऐसा है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और उन्हीं तरंगों को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने निर्वात के बारे में बताया था कि
आकाश में मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 150 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो उसके बाद से आपको पूरा खाली जगह मिलेगा और कुछ चीज नहीं मिलेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग निर्वात। तो अब सोचिए सूरज से जो प्रकाश निकल रहा है वो उससे भी होते हुए हम लोग तक आ रहा है, ठीक है। तो कहानी कि खाली जगह पर भी ये तरंग गति कर सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहेंगे, तो उन तरंगों को कहेंगे जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता उनको नहीं होती है, तो उन्हीं को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि वैसा तरंग जिसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हीं तरंगों को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे कि प्रकाश। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल को एनसीईआरटी से रिलेटेड मैथ को तो पूरा क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो डाल ही रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं, उसको भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके बनाया गया है ना। और साथ ही साथ मैं बोर्ड का तैयारी किस तरह से करना है उन सभी का वीडियो मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप बोर्ड का अच्छा से तैयारी कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए